प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबों को मालूम है 28 जनवरी 2025 को जैक बोर्ड की 8वीं की फाइनल परीक्षा होने वाली है और इसके लिए JCRT ने मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया हुआ है। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विषय हिंदी, और इस विषय की परीक्षा जो होगी वह 28 जनवरी 2025 को प्रथम पाली में, मतलब फर्स्ट सिटिंग में इसकी परीक्षा होगी। आपको मालूम होगा फर्स्ट सिटिंग में जो परीक्षा होने वाली है वह किसकी परीक्षा होने वाली है, तो वह हिंदी, इंग्लिश और जो एडिशनल सब्जेक्ट होगा, जैसे किसी का संस्कृत है, किसी का उर्दू है, ये सब उसका होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें समय मिलेगा 1 घंटा और पूर्णांक होगा 50। ठीक है। कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है, उसे आप एक बार जरूर देख लें। जैसे कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, कुल प्रश्नों की संख्या 50 है, जो कि 3 खंडों में बटी हुई रहेगी, क, ख और ग। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, सही विकल्प का हमें चयन करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। तो इसके लिए आप फ्री हैं कि आप सारे क्वेश्चन को जरूर टच करें। अब देखिए हम लोग चलते हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए खंड क। खंड क में क्या है, अपठित बोध। मतलब ये आपको अनसीन पैसेज रहेगा, जो पहले से आपको कहीं पर बुक में नहीं मिलेगा। अब इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही उत्तर का चयन करें। आप एग्जाम में जब इस तरह का अपठित बोध को देखेंगे तो उस पैराग्राफ को जरूर बढ़िया से पढ़ेंगे, एक एक लाइन को जरूर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है, दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ यहाँ पर समाप्त हो गया। अब इस पैराग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे और आपको उसका उत्तर देने के लिए कहा जाएगा। देखिए पहला प्रश्न, रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है? रोशनी का त्यौहार किसको मानते हैं? दीपावली को। अभी देखिए उसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट लाइन में ही, कि दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रोशनी का पर्व कहा जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? तो दीपावली कार्तिक माह में मनाई जाती है, जैसा कि आपने यहाँ भी देखा था। तो आपको मिलेगा उसका आंसर बी, दीपावली जो है वह कार्तिक माह में मनाई जाती है। देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? और ऑप्शन है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, बी में है भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की, सी में दुर्गा पूजा की, डी में महाशिवरात्रि की। इसका सही आंसर है बी, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की। यह भी आपको पैराग्राफ में मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। यह भी आपको पैराग्राफ में मिलेगा। इस जगह पर देखिए, यहाँ पर हमने अंडरलाइन किया हुआ है, भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कौन 14 वर्षों के वनवास में थे? आपको मालूम होगा इसका आंसर क्या होगा, राम। तो राम जी जो थे वो 14 वर्षों के वनवास में थे। इसका आंसर होगा 4 का सी। अब देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही उत्तर का चयन करें। ये क्या है आप देख सकते हैं, इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जल ही जीवन का आधार, बिन जल सूना हर संसार, नदियां सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माला, बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। ये आपका पद्यांश हुआ, और इस पद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उनको अब ध्यान से देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है? तो आप इसके फर्स्ट लाइन को ही देखिए, जल ही जीवन का आधार है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा,
पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है? जीवन का। तो 5 का बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए छठा प्रश्न, किसके बिना संसार सूना है? किसके बिना संसार सूना है? तो जल के बिना संसार सूना है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए इसका आंसर कहाँ मिलेगा? सेकंड लाइन में, बिन जल सूना हर संसार। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं 7वां प्रश्न, जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जल संकट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इस पद्यांश के अनुसार अगर हम देखते हैं, देखिए इस लाइन को, बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो। इसका मतलब है कि अगर हमें जल संकट से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बूंद बूंद को बचाना चाहिए। तो 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, बूंद बूंद को बचाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? धरती का श्रृंगार हम कैसे कर सकते हैं? तो धरती का श्रृंगार करने का जो है ऑप्शन दिया है, घर बनाकर, पेड़ लगाकर, नदियाँ सुखाकर, खदानें खोदकर। तो इसका सही आंसर है बी, पेड़ लगाकर हम धरती का श्रृंगार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पद्यांश में, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि पेड़ लगा करके हम धरती का श्रृंगार कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग खंड ख में आते हैं। खंड ख जो है वह व्याकरण का खंड है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको करने की आवश्यकता है। देखिए इसमें प्रश्न संख्या 9, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो आप समास जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार व्याकरण की किताब से समास को जरूर पढ़ लें। अभी इस वीडियो में हम लोग समास पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इसके ऑप्शन जो दिया हुआ है उस पर चर्चा करना है। देखिए राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र, राजपुत्र इसका मतलब हुआ राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब देखिए राजा का पुत्र, तो राजा और पुत्र के बीच में एक कारक चिन्ह है का। तो कारक चिन्ह किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। देखिए तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है ना। और इसमें कारक चिन्ह का जो बीच में आने वाला जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, उसका विलुप्त हो जाता है वो। तो राजा का पुत्र, बीच में ये का विलुप्त हो गया, बन गया राजपुत्र। पहला पद क्या है? राजा, और दूसरा पद क्या है? पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा है? बी, तत्पुरुष समास। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, आशा शब्द का विलोम क्या है? विलोम मतलब उसका उल्टा। तो आशा का उल्टा होता है निराशा। अब देखिए निराशा किस में है? ए, हाँ ए में ही निराशा है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, निराशा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 में क्या है? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद, तो विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। अब देखिए विद्या जोड़ आलय किस में है? ए में है, विद्या प्लस आलय, तो यही सही है। 11 का ए, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, विद्या का घर। उसका देखिए प्रश्न संख्या 12, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चंद्रमा, रवि, धरती, वरुण। सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है रवि। ठीक है, 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न है, अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए दो चीज होता है, एक होता है उपसर्ग और दूसरा होता है प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? उपसर्ग जो है वह शब्दांश के पहले लगता है और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगता है, अंतिम में लगता है, लास्ट में लगता है। यहाँ पर है अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो अनुपस्थित में जो उपसर्ग है वह है अनु। तो आप देखिए इसमें अनु किस में है? पहला नंबर ए। तो 13 का फर्स्ट इसका आंसर सही है अनु। क्वेश्चन नंबर 14, 9, 2, 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 9, 2, 11 का अर्थ होता है भाग जाना। 9, 2, 11 का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। अब किस में है भाग जाना? देखिए ए में गिनती करना, बी में भाग जाना। हाँ ठीक है, बी इसका सही आंसर है भाग जाना। सी में है संयोग होना, डी में है जोड़ना, तो ये तो है नहीं इसका आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या 15, पंकज का क्या अर्थ हो सकता है? पंकज, पंकज का अर्थ होता है कमल।
तो कमल देखिए किसमें है, 15 का ए में चंद्रमा, बी में सूर्य, सी में कमल, तो 15 का सी इसका सही आंसर है। ठीक है। उसके बाद 16 नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक का स्त्रीलिंग रूप वो होता है नायिका। नायिका है ए नंबर, नायिका। नायक का स्त्रीलिंग होता है नायिका। उसके बाद है 17वां प्रश्न, गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिससे पूरे जाति का बोध हो, है ना। तो गंगा नदी बहुत पवित्र है, इसमें नदी शब्द जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, और नदी जो है यह है जातिवाचक संज्ञा। तो नदी देखिए किसमें है, बी में, इसका आंसर हो जाएगा बी, नदी। 17 का बी। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न, उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? देखिए शब्द के बहुत रूप होते हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है ना, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, बहुत सा है। तो उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने जो है वह क्या है, तो सर्वनाम है। अब सर्वनाम देखिए किसमें है, ए में संज्ञा, बी में क्रिया, सी में सर्वनाम है। तो 18 का सही आंसर क्या है, सी, सर्वनाम। उसके बाद है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है, तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है? क्रिया का मतलब होता है किसी कार्य का होना। तुम बहुत अच्छा गाते हो, अब देखिए इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है? तो वो है गाते, मतलब गाना गाते हो, है ना। तो गाते शब्द जो है उससे क्रिया का बोध होता है। तो गाते किस में है, देखो ए में तुम, बी में बहुत, सी में गाते। तो 19 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, है ना। इससे क्या होता है, क्रिया का बोध होता है। 20वां प्रश्न, वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें। इसका चयन करना है, संख्यावाची विशेषण। आपको मालूम होगा विशेषण क्या होता है, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, है ना। तो विशेषण बहुत तरह के होते हैं, उसमें से एक होता है संख्यावाची विशेषण, है ना। तो संख्यावाची विशेषण में संख्या का बोध होता है। तो यहाँ देखिए वह एक समझदार लड़का है, इसमें संख्यावाची विशेषण कौन सा है, एक। अब ए में है वह, बी में लड़का, सी में समझदार, डी में एक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एक। वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द कौन सा है, एक। खंड ग, पाठ्य पुस्तक से पठित बोध। अब खंड ग में जो है आपका जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक है, क्या आपको मालूम है कि आपका हिंदी के पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? फटाफट जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपकी क्लास यानी कि क्लास 8वीं का हिंदी का पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है। देखते हैं कितने लोगों को हिंदी के पाठ्य पुस्तक का नाम याद है। तो हिंदी के पाठ्य पुस्तक से आपको एक ये पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके आधार पर कुछ प्रश्न होंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि यह पैराग्राफ हमारे हिंदी के कौन से पाठ से ली गई है, उसके लेखक कौन है, और इसके माध्यम से कवि या लेखक जो भी होंगे, अगर कविता होगा तो कवि होंगे, अगर पद्यांश होगा तो कवि होंगे, गद्यांश होगा तो फिर लेखक होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यह आपका पैराग्राफ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं। देखिए प्रश्न संख्या 21, उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है? देखिए गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन को चलाया था और इस पद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है? तो आपको यहाँ मिलेगा असहयोग आंदोलन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब दो तरह के आंदोलन का इसमें वर्णन है। तो यहाँ देखिए पहला में है असहयोग आंदोलन, बी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी में ए और बी। तो यही सही होगा क्योंकि असहयोग का भी इसमें वर्णन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी इसमें वर्णन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि आप
में से इसका सही आंसर वही दे पाएंगे जिन्होंने पूरे किताब के किताब के सभी चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा होगा। तो प्रस्तुत गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है? असहयोग आंदोलन, बस की यात्रा, पथ की पहचान, छोटा जादूगर। तो इसका सही आंसर है बी, बस की यात्रा। इसे कहाँ से लिया गया है? बस की यात्रा से लिया गया है। 23 नंबर में है, गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है? देखिए यह एक व्यंग लेख है और इसमें क्या है, सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है? देखिए दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, यही इसका सही आंसर है। दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, सीट और बॉडी, कभी सीट आगे निकल रहा है, कभी बॉडी आगे निकल रहा है। 24वां प्रश्न, गद्यांश में 8-10 मील चलने पर इसका उल्लेख किया गया है। तो 8-10 मील चलने के बाद क्या है कि रास्ते के सारे भेदभाव मिट जाते हैं। इसका भी आंसर है आपका ए, रास्ते के भेदभाव मिटने का। जैसे कुछ दूर जाते हैं तो फिर कोई रास्ता में भेदभाव नहीं है, कभी सीट आगे निकलता है, कभी बॉडी आगे निकलता है, पता ही नहीं चलता है कि सीट पर लेखक बैठे हुए हैं या लेखक पर सीट बैठी हुई है। अब देखिए 25वां जो प्रश्न होगा 25 से लेकर के 28 तक, वो आपके पाठ्य पुस्तक के किसी पद्यांश का होगा, मतलब किसी कविता का होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें है कविता, चाह नहीं मैसूर बाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावें वीर अनेक। ये बहुत अच्छी कविता है और सभी को ये कविता याद होनी चाहिए। यह मातृभूमि पर समर्पित होने का कविता है। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें से प्रश्न क्या क्या है, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? प्रस्तुत कविता के कवि कौन है, इसे आप जरूर से जरूर याद रखेंगे। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। यह बहुत अच्छा कविता है और सभी लोग इसे जरूर याद रखेंगे। इसके कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। 26वां प्रश्न है, उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रहे हैं? देखिए इसमें कवि कहता है पुष्प के माध्यम से, ठीक है, क्या कहता है कि उस पथ देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावें वीर अनेक। उस पथ में तुम फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि में शीश चढ़ाने के लिए, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जो है वीर जाएं। यहाँ पर आप इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा आंसर होगा? सम्राटों का पथ, युद्ध के पथ, वीरों का पथ, प्रेमी माला का पथ। तो 26 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, वीरों का पथ। ठीक है, वीरों का पथ। ठीक है ना, तो वीरों का जो पथ है उस पथ में वो फेंकने की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27, जिस पथ जावें वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहा है? जिस पर जावें वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहा है? तो वीर लोग किस पथ पर जाते हैं? तो वीर का पथ होता है शहीदों का पथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा शहीदों का पथ, 27 का बी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? शब्द के भाव और एक होता है मूल भाव। तो इस कविता का जो मूल भाव है वह है मातृभूमि की सेवा, मातृभूमि की सेवा। तो 28 का आंसर देखिए किसमें है? मातृभूमि की सेवा, ए में। तो हो जाएगा इसका आंसर मातृभूमि की सेवा। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा इसमें सही उत्तर होगा उसका हमें क्या करना है? चयन करना है। छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? ये आपका किताब का क्वेश्चन है, किताब के चैप्टर का क्वेश्चन है कि छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था। छोटा जादूगर जो है अपनी माँ के लिए पथ्य ले जाना चाहता था। इसका सही आंसर होगा सी। उसके बाद देखिए 30वां प्रश्न, मित्रता पाठ के लेखक कौन है? मित्रता पाठ के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर होगा ए, रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद देखिए पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसमें बटोही किसे कहा गया है? ध्यान दीजिए, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसमें बटोही किसे कहा गया है? और इसका सही आंसर होगा पथिक, मतलब जो राहगीर होते हैं, जो चलने वाले होते हैं, ठीक है ना, उसी को यहाँ पर बटोही कहा गया है। 32वां प्रश्न, लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? लेखक के जो भाई साहब थे उनसे 5 साल बड़े थे। लेखक के भाई साहब कितने बड़े थे? 5 साल बड़े थे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी।
उसके बाद 33वां प्रश्न है, लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? लेखक और उसके बड़े भाई हॉस्टल में रहते थे। कहाँ रहते थे? हॉस्टल में रहते थे। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। 34वां प्रश्न है, अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? यह एकांकी है। आपको मालूम होगा कि कोई भी रचना होती है उसकी बहुत सारी विधाएं होती है, नाटक है, कहानी है, एकांकी है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, डायरी है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अशोक का जो शस्त्र त्याग है वह एकांकी है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, एकांकी। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? आपको मालूम होगा सम्राट अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए मगध नहीं, बी बोध गया नहीं, सी पाटलिपुत्र नहीं, डी कलिंग। इसका आंसर हो जाएगा डी, कलिंग। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था? तो कलिंग की महाराज की कन्या का नाम था पद्मा। याद रखेंगे क्या नाम था? पद्मा। इसका आंसर हो जाएगा सी। अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में रहती थी? याद कीजिए, आपके चैप्टर में यह भी एक कहानी है ना। अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ अजमेर के जेल में रहती थी। अजमेर। इसका आंसर हो जाएगा ए, 37 का ए। फिर देखिए 38वां प्रश्न, अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? चुन्नू ने, पप्पू ने, नौकर ने, मिद्दू ने? याद कीजिए, आपके चैप्टर में इसकी कहानी को पढ़िए तो आपको मालूम चलेगा कि मिद्दू जो है उसने अमरूद के पेड़ पर फूल आने की बात बताई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मिद्दू। 39वां प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? यह बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखेंगे। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 40वां प्रश्न देखिए, क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया? क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का जो कंडक्टर है वह साइकिल से कहाँ चला गया था? देखिए, ऑप्शन ए वह भाग गया था, ऑप्शन बी वह दूसरी बस लेने गया था, ऑप्शन सी वह जंगल चला गया था, और ऑप्शन डी वह अपने घर चला गया था। इसका सही आंसर होगा बी, वह दूसरी बस लेने गया। 41वां प्रश्न देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ध्यान दीजिए, एक होता है रामायण और एक होता है रामचरितमानस। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। रामचरितमानस के जो लेखक हैं वह तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास हैं। लेकिन अगर रामायण रहता तो उसके लेखक तुलसीदास नहीं है, वो वाल्मीकि हैं। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म हुआ था वह तपकरा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तपकरा गांव। किसमें है? सी नंबर देखिए, तपकरा। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 43वां प्रश्न, बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया है वह एक व्यंग रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, व्यंग। हुंड्रू का झरना कहाँ है? आपको मालूम होगा कि झारखंड की राजधानी रांची है, वहाँ पर हुंड्रू एक जगह है जहाँ पर एक बहुत अच्छा जलप्रपात है, वाटरफॉल है। तो हुंड्रू का झरना कहाँ पर है? रांची में है। 44 का आंसर डी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप लोगों ने कभी हुंड्रू जलप्रपात से देखा है? कमेंट करके फटाफट बताइए। 45वां प्रश्न, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवयित्री कौन है? बूढ़ी पृथ्वी का जो दुख है उसकी कविता का जो कवयित्री है, उस कविता की जो कवयित्री है वह कौन है? तो उसका नाम है निर्मला पुतुल। क्या नाम है? निर्मला पुतुल। इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्मला पुतुल जो है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, उसका कवयित्री है निर्मला पुतुल। सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 46वां प्रश्न, काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? याद कीजिए, यह भी आपके चैप्टर में मिलेगा और इसका आंसर है सर सुंदरलाल अस्पताल। जैसे ही काशी विद्यालय में प्रवेश करते हैं दाईं तरफ क्या मिलेगा? सर सुंदरलाल अस्पताल। 47वां प्रश्न देखिए, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? वीर जननी का पुरस्कार मिला था शारदा सुब्रमण्यम को। किसे मिला था? शारदा सुब्रमण्यम। याद रखिएगा, शारदा सुब्रमण्यम। इसका आंसर होगा ए। किसकी बुआ
IAS बन गई थी। किसकी बुआ IAS बन गई थी? इसकी बुआ IAS बन गई थी। मीना की, शिवानी की, शुभांगी की, कमला की। याद कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा C, शुभांगी की। शुभांगी की बुआ जो है वो IAS बन गई थी। बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल जो हुआ था वह 6ठी सदी के समय हुआ था। तो पहला में 5वीं, दूसरा में तीसरी, तीसरा में 7वीं, डी में 6ठी सदी। तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठी सदी। अब देखिए हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र का 50वां प्रश्न मतलब अंतिम प्रश्न है। कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी ला करके जो है मिला देते थे? और उसका आंसर हो जाएगा बिंदु सागर। बिंदु सागर इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों पर चर्चा किया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट करें और खूब अच्छे से तैयारी करें, खूब अच्छा से एग्जाम दें और कोशिश करें कि सबको A+ मार्क्स मिले। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।